तो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या होता है कि कंपनी आर द ऑर्गेनाइजेशन वेयर ऑनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम द मैनेजमेंट while shareholder own the company and day-to-day management of company is handled by separated management team comp- comprising of CEO or managing director and other below them. The management team reported to board of director who are appointed by shareholders. तो मैनेजमेंट टीम किसको रिपोर्ट करती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स। ठीक है। Thus, this separation in management and ownership create a agency race. Thus, shareholders rely on management to work in interest of company and shareholders. जो शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? मैनेजमेंट के ऊपर विश्वास रखते हैं कि वो कंपनी के इंटरेस्ट में काम करेंगे और शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में काम करेंगे। लेकिन इसमें रिस्क क्या होता है कि मैनेजमेंट में परस्यू देयर पर्सनल इंटरेस्ट एंड एट द कॉस्ट ऑफ शेयर होल्डर। तो कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट अपने पर्सनल इंटरेस्ट में काम करती है, जिससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छे से रन नहीं कर पाता। ठीक है। ऑन द क्रिटिकल एरिया दैट एनालिस्ट नीड टू इवेल्युएट ड्यूरिंग अ कंपनी एनालिसिस इज द कॉम्पिटेंसी एंड इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड बोर्ड। तो रिसर्च एनालिस्ट का क्या काम होता है? कॉम्पिटेंसी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड बोर्ड को डिसाइड करना। ठीक है, यानी कि उसका एनालिसिस करना। और ये बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि आप कॉम्पिटेंसीज को एनालिसिस कर सकते हो लेकिन इंटेग्रिटी को आप नहीं जान सकते। किसी कंपनी का एनालिसिस नहीं कर सकते, किसी की इंटेग्रिटी नहीं जान सकते, अनलेस देयर इज अ रीजनेबल एविडेंस। यानी कि रीजनेबल एविडेंस होने चाहिए उसके लिए। तो इस एविडेंस के लिए क्या करते हैं? एनालिस्ट शुड फोकस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर को एनालिस्ट जो होता है, रिसर्च एनालिस्ट, वो फोकस ज्यादा करते हैं टू सी। यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर से क्या देखते हैं कि अप्रोप्रिएट कंट्रोल है कि नहीं गवर्नेंस का, कि इनअप्रोप्रिएट तो नहीं है। तो ये सब चीजें देखी जाती है। इवेल्युएटिंग मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी। तो द टॉप मैनेजमेंट ऑफ कंपनी टिपिकली इंक्लूड, किसी भी टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन होता है? सीईओ होता है, सीएफओ, सीईओ, और भी बहुत सारी लेवल के पोस्ट होते हैं। और ये जो जो ये सब पोस्ट होती है वो किनके पास होती है? जिनके पास सेवरल इयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है। द टॉप मैनेजमेंट ऑफ कंपनी टिपिकली हैव सेवरल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड कम फ्रॉम वेरिड डिसिप्लिन। यानी कि अलग अलग डिसिप्लिन से लोग आए रहते हैं जो सीईओ, सीएफओ इस टाइप की पोस्ट में होते हैं। अब एनालिस्ट का क्या काम है? एनालिस्ट कैन ट्राई टू फाइंड आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन टू बी एबल टू एवुलेट टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट को इवेल्युएट करने के लिए एनालिस्ट क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर खोजते हैं? डू द मेंबर ऑफ टॉप मैनेजमेंट टीम पोसेस द नेसेसरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। टॉप मैनेजमेंट में जितने लोग हैं उनके पास वैसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि नहीं रिलेवेंट डिसिप्लिन की? फर्स्ट, हाउ मेनी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डू दे हैव, उनके पास एक्सपीरियंस कितने साल का है, और जितने ईयर उन्होंने कहीं काम किया है तो उन्होंने कौन कौन से चैलेंज फेस किए हैं, और फ्यूचर में उस टाइप के चैलेंज वो और अच्छे से फेस कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है। इफ एनी ऑफ टॉप मैनेजमेंट टीम हैज अ सच अ रोल फॉर सेवरल ईयर इन एनी कंपनी, हाउ डू डिड दे परफॉर्म ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि अगर कोई रोल टॉप मैनेजमेंट की में किसी कंपनी में यानी कि टॉप मैनेजमेंट की टीम को किसी कंपनी में कोई रोल दिया गया, तो उस समय कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया उस ईयर में। ठीक है, जब वो वहां पे सीनियर लेवल पे थे, ये देखा जाता है। हाउ लॉन्ग हैज द टॉप मैनेजमेंट टीम हैज एसोसिएट विद कंपनी अंडर स्टडिंग, एंड हाउ हैज द कंपनी परफॉर्म ड्यूरिंग द टेन्योर। कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया जब टॉप मैनेजमेंट की टीम ने अपना काम किया है, और परफॉर्मेंस कैसा था ये भी देखना पड़ता है। मैनेजमेंट का विजन क्या है, लॉन्ग टर्म विजन और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन कैसा है।
क्या उन्होंने शेयर होल्डर्स के लिए लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट किया कि नहीं किया, ये भी देखते हैं। डज द मेंबर ऑफ टॉप मैनेजमेंट टीम हैव नेसेसरी एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिंग द करेंट स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी। कंपनी के पास जो कोई करेंट स्ट्रेटजी है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वैसा एक्सपीरियंस है कि नहीं है, ये भी चेक किया जाता है। डज द कंपनी गिव गाइडेंस ऑन एक्सपेक्ट नियर टर्म परफॉर्मेंस वेदर दे टिपिकली अचीव सच गाइडेंस। कंपनी क्या गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है शॉर्ट टर्म जो नियर टर्म परफॉर्मेंस के लिए, और क्या वो लगातार मीटिंग लेते हैं एक दूसरे से ऐसे ऐसी परफॉर्मेंस के गाइडलाइन के लिए। और हैज द मैनेजमेंट इंश्योर टाइमली रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑन रेगुलर बेसिस। क्या उनका जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है वो टाइमली एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं रेगुलर बेसिस पे। ठीक है। इज देयर सफिशिएंट डेलीगेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सफिशिएंट डेलीगेशन है कि नहीं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। इफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज वेरी डेलीगेट एंड फेयर ब्रॉड बेस्ड, इट कैन इंश्योर कंटिन्यूटी इवन व्हेन देयर इज चर्न इन टॉप मैनेजमेंट। अगर इनका डिसीजन मेकिंग और डेलीगेशन बहुत बढ़िया है, फेयर है, तो अगर कोई टॉप मैनेजमेंट में चर्निंग होती है या एक दो लोग छोड़ दिए या कोई नया ज्वाइन कर लिया, तो उस समय कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। डज द कंपनी हैज सक्सेशन प्लान फॉर इट्स टॉप मैनेजमेंट। ठीक है। इनके पास सक्सेशन यानी कि कोई, जैसे कि अभी रतन टाटा जी गए, रतन टाटा जी के बाद नया जो है उसने ज्वाइन किया कि नहीं किया, और क्या उनमें उतनी कैपेबिलिटी है कि वो टाटा ग्रुप को चला सके, या रिलायंस को अभी जैसे मुकेश अंबानी चला रहे हैं, या कोई भी कंपनी है जिनमें जो टॉप के लेवल के लोग हैं, उनके आने या जाने के बाद कंपनी में जो नया ज्वाइन किया है वो कैसा चला सकता है कंपनी, इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है। इवेल्यूटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब रिसर्च एनालिस्ट का क्या काम है मेन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इवेल्युएट करना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफर टू रूल, पहला रूल, प्रोसेस एंड प्रोसीजर दैट आर फॉलोड इन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ फर्म। The objective of good corporate governance standard to ensure that the company is run well to take care of all stakeholders, including shareholders, lender, employee, and supplier and customer। ठीक है। इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या मतलब है कि क्या कंपनी अपने स्टेक होल्डर जैसे कि शेयर होल्डर्स, लेंडर्स जिनसे उधार लिए हो, एम्प्लॉयज, सप्लायर और कस्टमर्स, इन सभी के साथ कैसा है उनका, क्या उनके साथ बहुत अच्छा इनका संबंध है, या उनके साथ जो रूल एंड रेगुलेशन या गवर्नेंस ऐसा उन्होंने बनाया है उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। रेगुलेटरी स्टैंडर्ड ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोकस ऑन प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर विद एडिशनल फोकस ऑन माइनॉरिटी और नॉन प्रोमोटर शेयर होल्डर। इन इंडिया सेबी क्लॉज 49 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट सेट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड। तो सेबी का क्लॉज 49 क्या कहता है, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बताता है। ठीक है। इंडिया में जो टॉप 1000 कंपनीज है उसके लिए सेबी ने कहा है कि आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करना है। ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रेगुलेटरी स्टैंडर्ड दैट आर मिनिमम स्टैंडर्ड अ कंपनी मस्ट फॉलो। ठीक है। जो भी रेगुलेटरी स्टैंडर्ड है, जो भी मिनिमम, उसको एक कंपनी को फॉलो करना है। An analyst can look at the following to ascertain the corporate governance standard of the company। तो पहला है बोर्ड कंपोजिशन। ठीक है। द डायरेक्टर ऑफ कंपनी कैन इंक्लूड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव यानी हु आर नॉट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट बट नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है। मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है और इंडिपेंडेंट भी नहीं है, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हुए। एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, दो टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं। फॉर द सेक ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड शुड कंप्रोमाइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो जितने भी बड़े बोर्ड्स होते हैं, रिलायंस का हुआ, टाटा का हुआ, तो उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं। ठीक है।
सेबी रेगुलेशन स्टिपुलेट दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, शुड कंस्टिट्यूट एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड, 50% होने चाहिए। ठीक है, जो बोर्ड है अगर उसमें 20 लोग हैं तो 10 जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। लेकिन कब, इफ द चेयरमैन इज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। अगर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो इंडिपेंडेंट जो डायरेक्टर है वो कम से कम 50% होने चाहिए बोर्ड में। और अगर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है या बाकी के केस में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो कितने होने चाहिए, 1/3। इसको याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आता है। सेपरेशन ऑफ बोर्ड चेयरमैन रोल एंड रोल ऑफ एमडी एंड सीईओ। द सीईओ इज आंसरेबल टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको कौन जवाब देता है, सीईओ। फॉर इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस इट इज क्रिटिकल that the chairman position should not be occupied by the CEO or the managing director of the company। तो एक अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए क्या होता है कि जो चेयरमैन है उसको कौन नहीं ले सकता, शुड नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय द सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, करंटली सेबी मैंडेट दिस रिक्वायरमेंट फॉर टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी। ये रूल टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी के लिए, लिस्टेड जो मार्केट में लिस्टेड है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, जो चेयरमैन है वो ऑक्यूपाइड बाय नॉट सीईओ और मैनेजमेंट डायरेक्टर, इसको याद रखिएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी। नॉमिनेशन कमिटी फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नॉमिनेशन कैसा होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, द डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज लाइकली टू बी हाई इफ कंपनी एग्जीक्यूटिव डू नॉट हैव अ रोल इन देयर अपॉइंटमेंट। द nomination committee to appoint independent director should ideally consist exclusive of independent director alone। तो एक नॉमिनेशन कमेटी होती है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए बनाई जाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऑडिटर की फीस एक तय होती है। कंपनी ऑडिट इंडिपेंडेंट इज वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। For an auditor to be able to be truly and completely independent, it is necessary that they should not be over dependent on fees earned from given corporate entity or business group। ठीक है, it is important to check if auditor remuneration for all the service they provide to the group entity is less than 10% of their overall income। तो ऑडिटर की फीस होनी चाहिए। ठीक है, ऑडिटर की फीस जो तय भी होती है वो ट्रूली कंप्लीटली और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑडिटर्स को, एक तो पहली चीज ऑडिटर जो होता है वो भी इंडिपेंडेंट होता है, उनकी जो फीस है, ठीक है, वो ऐसा तो नहीं है कि मैनेजमेंट के द्वारा तय किया जा रहा है। यानी कि एक रूल बनाया गया है कि एक तो ऑडिटर इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है, दूसरा वो कॉर्पोरेट के ऊपर डिपेंड ना रहे कि उनकी फीस क्या होगी। ठीक है, तब वो ज्यादा अच्छा अपना डिसीजन कर सकते हैं। जैसे अगर मेरी फीस कॉर्पोरेट लेवल डिसाइड करे तो मैं ऑडिटिंग कॉर्पोरेट के यानी कि बिजनेस ग्रुप के अनुसार कर सकता हूं, इसलिए उनकी फीस एक तय की जाती है। ठीक है, वो स्वतंत्र रहता है। ऑडिटर रोटेशन, ऑडिटर का रोटेशन 5 साल में एक बार होना चाहिए। इट इज नेसेसरी दैट ऑडिटर आर रोटेटेड वंस इन अ 5 ईयर। ऑडिट कमिटी composition, the audit committee is responsible for reviewing financial statement of company and nominating the auditor। Ideally the audit committee should comprise entirely of independent director। जो ऑडिट कमेटी होती है उसमें कौन बैठता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, सेबी रेगुलेशन रिक्वायर एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर टू बी इंडिपेंडेंट।
तो सेबी रेगुलेशन के अनुसार ऑडिट कमिटी जो ऑडिटर को डिसाइड करते कि कौन ऑडिट करेगा, तो उसमें 2/3 जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, इसका भी चेक करना जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट unscrupulous related party transaction that can enrich promoter group or other majority shareholder at cost of minority shareholder. Ideally, all material related party transactions should be presented to audit committee for pre-approval. कोई भी पार्टी ट्रांजेक्शन हो वो बिना ऑडिट कमेटी के अप्रूवल के नहीं हो सकता। ठीक है। The SEBI regulation does not mandate pre-approval but require placement of all related party transaction in front of audit committee. तो सेबी के अनुसार आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है, लेकिन जितने भी ऑल पार्टी ट्रांजेक्शन है उसको आपको ऑडिट कमेटी के पास रखना पड़ेगा। ठीक है, कि फंड जो मिला है उसका मिसयूज तो नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब है। If the transaction is not on the arm length basis, the regulation also required that company should provide justification for the same. और अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन पाया जाए तो उसको जस्टिफिकेशन भी कंपनी को प्रोवाइड करना है। ठीक है। रेम्यूनरेशन कमेटी कंपोजिशन, द रेम्यूनरेशन कमेटी डिसाइड द रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर। तो डायरेक्टर को कितने पैसे मिलने हैं, सैलरी पैकेज सीनियर मैनेजमेंट को। ठीक है, इसका ये भी कौन डिसाइड करता है, द कमिटी शुड कंप्राइज इंटायरली ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। SEBI regulation currently stipulate all members should be non-executive director। ठीक है, पहली चीज जो रेम्यूनरेशन कमिटी है उसमें भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठेंगे, लेकिन सेबी का रेगुलेशन क्या कहता है, ऑल मेंबर्स शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ द कमिटी शुड बी इंडिपेंडेंट। जो चेयरमैन होगा इस कमिटी का वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा और जितने मेंबर्स होंगे वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। Remuneration of independent directors. It is important that all income that independent director earn from a company for all assignment are thoroughly disclosed. The shareholder can evaluate the true degree of independence of such directors. तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को जो सैलरी या पैसे दिए जाते हैं उनको भी शेयर होल्डर्स के सामने डिस्क्लोज करना है। उससे क्या पता चलेगा कि कितने अच्छे ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, या उनका भी एक इवेल्युएशन किया जा सकता है। SEBI regulation has several other provision related to meeting of director, various committee and several other aspects। ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग्स, अब प्रमोटर होल्डिंग्स क्या होता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन और एक बार देख लेते हैं। किसी भी कंपनी में हमेशा अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रमोटर्स के कितने शेयर्स होल्डिंग है उसको अपन पहले चेक करते हैं। ठीक है, जितने ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग्स होती है यानी कि उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है उस कंपनी में। जहां प्रमोटर अपने स्टेक्स कम करते हैं वहां पे यानी वीकनेस है, ऐसा अपन सोचते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमोटर is somewhat unique in India. The legal definition of promoter really doesn't define their role. The law simply states the promoter is a investor. Promoter क्या होता है, investor होता है, who has been named or identified as promoter. Practically, the promoter group of shareholder typically comprise of those who were part of initial founding of company and are part of group of controlling shareholders. ठीक है, जो किसी भी कंपनी में इनिशियल जो फंडिंग करते हैं या इनिशियल फाउंड करते हैं उसको प्रमोटर बोला जाता है। ठीक है, और पार्ट ऑफ शेयर होल्डर ग्रुप्स होते हैं जो जिनके पास शेयर्स होते हैं सबसे ज्यादा, उन्हीं को बोला जाता है। A promoter group of shareholder are likely to have higher level of control on the management। तो जिनके पास ज्यादा शेयर्स होते हैं उनको प्रमोटर्स ही कहा जाता है, यानी कि उनका जो मैनेज कंट्रोल होता है मैनेजमेंट में सबसे हाई होता है। Thus in turn increase the likelihood of management acting in best interest of shareholder। On the other hand, their influence over management also create risk of minority shareholder as promoter group may influence management to take certain actions such as related party transaction। They may benefit the promoter group at the cost of minority shareholders। तो promoter groups क्या होते हैं, जो बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के कई डिसीजन को इन्फ्लुएंस भी करते हैं।
ठीक है, जिससे माइनर शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है, डिपेंड अपॉन देयर रिस्क। व्हेन प्रमोटर नीड्स फंड they may choose to place their share holding rather than sell them। जब प्रमोटर्स को पैसे की जरूरत होती है तो क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स को क्या करते हैं, अपने शेयर्स को प्लेज करते हैं, गिरवी रखते हैं, ना कि सेल करते हैं। when promoter place their share as collateral lender apply a haircut on the market price toward margin and lend money। जब कोई प्रमोटर अपना शेयर को गिरवी रखता है तो जो लेंडर्स है वो क्या करते हैं, हेयर कट करते हैं, यानी कि मान लीजिए 100 रुपए शेयर का प्राइस है, तो हेयर कट करके मान लीजिए उसका प्राइस 60 रुपीज आ रहा है, तो 60 रुपीज के भाव से ही उनको लोन मिलता है। ठीक है, प्लेज ऑफ शेयर में बी डन बाय प्रमोटर एज अ वे ऑफ राइजिंग फंड इन देयर नॉर्मल कोर्स एंड does not necessarily signal any concern related to corporate governance और बिजनेस फंडामेंटल। ठीक है, जो प्लेजिंग होती है शेयर्स की वो केवल पैसे बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो नॉर्मल कोर्स है, ऐसा इसका कोई भी रिलेशन कॉर्पोरेट गवर्नेंस या बिजनेस फंडामेंटल से नहीं होता। ठीक है, अब इसमें एनालिस्ट का क्या रोल होता है, एनालिस्ट शुड लुक एट वेदर अमाउंट ऑफ सच प्लेड शेयर इज हाई और लो। एनालिस्ट को क्या देखना रहता है कि जो अमाउंट इन्होंने रेस किया है मार्केट से वो कितना है, ज्यादा, बहुत ज्यादा है कि कम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। रिस्क इन अ बिजनेस, रिस्क क्या होता है बिजनेस में, प्रमोटर लव टू टॉक टू ग्रांट फ्यूचर their dream and visualize very rarely would they talk about risk associated with journey of converting their dream into the reality। for example, borrowing from international market at low rate look attractive। ठीक है, कोई भी प्रमोटर रहता है उसका जो, वो कोई ड्रीम देखते हैं, जैसे पेटीएम, जोमेटो या ओला जो अभी की कंपनीज है, उन्होंने एक समय एक ड्रीम देखा होगा कि हम ऐसा कुछ करेंगे, आज वो कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको विजुअलाइज किया उन्होंने। ठीक है, लेकिन कितने रिस्क उन्होंने उठाए अपने सपने को पूरे करने के लिए, उसको भी तो जानना जरूरी है। जैसे अब एक एग्जांपल दिया है कि इंटरनेशनल मार्केट में अपन क्या करते हैं, लो रेट से पैसे उठा लिए क्योंकि विदेश में ब्याज दर कम है। हाउएवर, इसमें क्या होता है, करेंसी रिस्क होता है कि नहीं, जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना। तो हर तरफ के रिस्क होते हैं। अब इसमें एग्जांपल दिया है, एंटरप्रेन्योर आर द नेचुरल रिस्क टेकर। तो एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं, हैव द साइकोलॉजिकल एबिलिटी टू बियर रिस्क। रूपर्ट मर्डॉक जो एक बिजनेसमैन थे, वो 3 बार फेल हुए थे, और जब वो सक्सेस हुए तो उन्होंने स्टार एम्पायर बनाया। स्टीव जॉब भी है, आप जानते होंगे कि वो एप्पल कंपनी के नाम से फेमस है, लेकिन उनको उन्हीं की कंपनी में से निकाल दिया गया। ही स्टार्टेड अनदर सक्सेसफुल वेंचर्स, उन्होंने एक अदर सक्सेसफुल वेंचर बनाया था, इसको बाद में एप्पल ने टेक ओवर कर लिया था, और बाद में जाके वो एप्पल के सीईओ या टॉप के लेवल के बने थे। ठीक है, लेकिन ये सब रिस्क होता है किसी भी बिजनेस में, या कोई भी स्टार्टअप अपन करते हैं, ये सब टाइप के रिस्क होते हैं। तो एनालिस्ट एज अ रिसर्च एनालिस्ट अपने को कहाँ फोकस करना चाहिए, एनालिस्ट फोकस ऑन लॉस्ट ऑन रिस्क एस्पेक्ट इन वेरियस डायमेंशन ऑफ बिजनेस। तो एनालिस्ट का क्या काम होता है कि जितने भी रिस्क है उसको स्टडी करना। दे शुड कंटिन्यूसली आस्क क्वेश्चन व्हाट कुड गो रॉन्ग इन द बिजनेस, हमेशा ये पूछना कि इस बिजनेस में क्या गलत जा सकता है। इफ प्रमोटर स्टेट दैट नथिंग कुड गो रॉन्ग इन द बिजनेस, clearly they fall into the category of people who don't know they don't know। ठीक है, अगर प्रमोटर ऐसा कह रहे हैं कि हमारे बिजनेस में कुछ गलत नहीं हो सकता, तो उनको कौन से कैटेगरी में रखा जाता है, पीपल हु डोंट नो दैट दे डोंट, जिनको कुछ नहीं पता उनको कुछ नहीं पता। ठीक है, जिनको मान लीजिए बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, और वो और मैं उनको बोल रहा हूँ कि हमारे बिजनेस में कुछ नहीं हो सकता, हमारे कुछ बिजनेस गलत नहीं हो सकता, तो उसी के बारे में बात हो रही है।
तो दिस टाइप ऑफ प्रमोटर नीड टू बी अवॉइडेड. अ गुड बिजनेसमैन वुड ऑलवेज हैव cognizance of risk in business and step that need to taken to protect the business from their effect. तो एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जिसको अपने बिजनेस का रिस्क पता है और उस रिस्क को कम करने के लिए वो काम कर रहे हैं, तो वो अच्छे कैटेगरी में इनरोल होते हैं. हिस्ट्री ऑफ क्रेडिट रेटिंग. अब क्रेडिट रेटिंग की हिस्ट्री क्या है? क्रेडिट रेटिंग रिफर टू द रेटिंग ऑफ एबिलिटी ऑफ बोरोवर टू सर्विस इट डेट रिलेटेड ऑब्लिगेशंस. This rating, which provided by credit rating agencies, as is issued at issuer level as well as individual debt level. Further, separate rating are provided for short term and long term. ठीक है, सेपरेट रेटिंग भी प्रोवाइड की जाती है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. ठीक है, बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा. ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि उनकी रेटिंग भी कितना इफेक्ट डालती है. ऑल्दो क्रेडिट रेटिंग पर्टेन टू डेब्ट, इट आल्सो टू रिलेवेंस टू इक्विटी इन्वेस्टर एज द कंपनी कैन प्रोवाइड रिटर्न टू इक्विटी इन्वेस्टर ओनली इफ लेंडर आर सर्विस फर्स्ट. क्रेडिट rating provide an investor with a level of financial risk involved and can thus drive the return expectation of investor. Going through the historical evolution of credit rating of company can also provide perspective how the management react to external feedback. Typically, credit rating report specify what are the factors that have led to the rating agency conclude on particular rating. It also specify what the rating agency consider as key concerns. If company has worked on such concern area, it indicate management of company has been very response to external feedback. Reading through historical credit rating and how the concern have changed, one report to the next can provide the information for obtaining such insights. तो कई ठो रेटिंग बोलती है ना कि इस कंपनी की रेटिंग B+ से BBB चेक करते हैं. तो ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो किसी भी कंपनी के कंसर्न्स के बारे में बात करती है और वो कंपनी उस कंसर्न्स को मिटाने के लिए क्या क्या रिस्पॉन्स दे रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक होता है ESG फ्रेमवर्क फॉर कंपनी एनालिसिस. इसको याद रखिएगा. ESG फ्रेमवर्क में क्या देखा जाता है? इन्वायरमेंट, सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ESG ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इनिशियली दिस फ्रेमवर्क वाज यूज्ड बाय हैंडफुल ऑफ इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स. शुरू में बहुत कम इन्वेस्टर इसको यूज करते थे, लेकिन आज के टाइम में बहुत ज्यादा इसकी कमर्शियल वैल्यू हो चुकी है. तो अंडर दिस फ्रेमवर्क इन्वेस्टर इवेल्युएट कंपनी बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया. हाउ डज द कंपनी एक्टिविटी अफेक्ट द एनवायरमेंट? कंपनी की एक्टिविटी इन्वायरमेंट को कितना इफेक्ट कर रही है. कंपनी विथ लो कार्बन एमिशंस एंड लो कंट्रीब्यूशन टू पॉल्यूशन रैंक बेटर देन अदर्स. तो जिनका लो कार्बन एमिशंस में नाम है और जिन कंपनीज के कारण पॉल्यूशन बहुत कम है, तो वो अच्छा रैंक करती है. व्हाट आर द और सेकंड है व्हाट आर द एक्टिविटी दैट कंपनी परफॉर्म इन टर्म ऑफ सोशल डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट में कंपनी का क्या रोल है? इसमें क्या क्या है? ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटीज एंड मेनी सच सोशल फैक्टर. कंपनी दैट कंट्रीब्यूट मोर टू दिस फैक्टर रैंक बेटर देन अदर्स. तो जो जितना अच्छा करेगी उनका उतना अच्छा रिस्पॉन्स होगा. और लास्ट क्राइटेरिया क्या है? वही कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड फॉलोड बाय द कंपनी. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड को कैसे कंपनी फॉलो कर रही है. ठीक है, ESG investors use the ESG filter to shortlist their potential investment. Once shortlist, the stock doesn't become automatic investment. Investment perform all other regulatory analysis to identify suitable investment. ठीक है, तो इसको फिल्टर करने का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत अच्छा हो गया. इन्वेस्टर क्या है कि और भी रेगुलर एनालिसिस करते हैं, अदर
एनालिसिस भी करते हैं कि ये कितना सुटेबल है। केवल ईएसजी के सहारे वो डिसीजन नहीं लेते हैं। ठीक है, अब ईएसजी फ्रेमवर्क अपीयर टू मोर फोकस ऑन इथिकल क्राइटेरिया देन फिनेंशियल। ठीक है, ईएसजी का जो फ्रेमवर्क है वो इथिकल में ज्यादा है, फिनेंशियल में कम है। तो इसमें क्या क्या फोकस है? कंपनी फोकस ऑन इन्वायरमेंट, मिनिमम डिसरप्शन ऑफ अकाउंट ऑफ रेगुलेटरी इंटरवेंशन ऑफ इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म। यानी कि कंपनी का फोकस ये होता है कि हमको इन्वायरमेंट को मिनिमम डिसरप्ट करते हुए अपना काम करना है। तो उससे क्या होता है, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है पर्यावरण से संबंधित, उसमें कंपनी को ज्यादा फंसे मत। ठीक है, उस टाइप का। कंपनी वर्किंग टुवर्ड्स सोशल कॉज जनरेटेड पॉजिटिव रिकॉल वैल्यू इन द सोसाइटी विच मेक इट इजी फॉर देम टू रिक्रूट एम्प्लॉय एंड अट्रैक्ट कस्टमर्स। तो सोशल कॉज कैसा है उनका, सोशल वेलफेयर। तो कंपनी एम्प्लॉयज और कस्टमर के बीच कितना अट्रैक्टेड है, जैसे टाटा या रिलायंस, ये लोग सोशली भी बहुत अच्छी कंपनीज है ना। सुटेबल प्रोसेस कैन लीड टू लेस कॉस्ट ऑफ अकाउंट ऑफ पावर कंजप्शन एंड वाटर यूजेज। कि कैसा प्रोडक्शन उनका कैसा है जिसमें पानी और पावर कम से कम लगे, इसके बारे में भी बात हुई है। Strong corporate governance practically reduce risk perception, in turn reduce the cost of capital for organization. Equity analyst can include discussion on ESG parameters so that it can guide investors who care for ESG factors. इक्विटी जो एनालिस्ट है वो क्या करता है, ईएसजी पैरामीटर्स को भी डिस्कस करता है ना, या गाइड करता है कस्टमर्स को। अगर देखिए इसमें क्या है कि अगर कोई कंपनी पॉल्यूशन ज्यादा फैला रही है और आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है और अचानक गवर्नमेंट का रूल आ गया कि ये कंपनी को बंद कर दो, तो भी आपको लॉस होगा। भले ही वो कंपनी कितना अच्छा कर रही है आज, उससे मतलब नहीं है, अचानक से बंद हो जाएगी। द सिक्योरिटी एंड एक्सेबी हैज प्रपोज्ड स्ट्रेंथिंग रेगुलेशन ऑन environmental, social and government disclosure by listed entity to enhance their credibility and has named the top 1,000 listed company to make ESG disclosure as per business responsibility and sustainability report BRSR। तो टॉप 1,000 जो लिस्टेड कंपनी है उसको अपने ESG डिस्क्लोजर देने। BRSR रिपोर्ट पैरामीटर फ्रॉम फिनेंशियल ईयर 2023। देखिए 2023 से टॉप 1,000 कंपनी को अपने ESG पैरामीटर्स भी शेयर करने हैं। This initiative will bring more transparency as required for ESG analysis and data point need for ESG based investing. In 2022, more than 175 companies voluntarily reported on BRSR। 2022 में वॉलंटरी रूप में 175 कंपनीज ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। अब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एनालिसिस क्या है? एनुअल और क्वार्टर रिपोर्ट्स जो कंपनी की इजिली मिल जाती है। कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्ट, कॉन्फ्रेंस कॉल का कई बार आप देखिएगा यूट्यूब में मिलेगा, कॉन कॉल बोलते हैं ना, कॉन कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल। आप किसी भी कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल भी यूट्यूब में देख सकते हैं, वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। इन्वेस्टर रिलेशन प्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट इंटरव्यू ऑन इंटरनेट, मैनेजमेंट के इंटरव्यू, कंपनी वेबसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर वेबसाइट, रिसर्च रिपोर्ट फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उनके रिसर्च रिपोर्ट फ्रॉम वेरियस अदर सोर्स, मीडिया रिपोर्ट्स, पेरेंट कंपनी एनुअल रिपोर्ट, जो पेरेंट्स कंपनी है उसका, कॉम्पिटिटर वेबसाइट इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स, प्रिंट मीडिया रिपोर्ट ऑन कंपनी, डिस्कशन विद सप्लायर वेंडर कस्टमर कॉम्पिटिटर, BSSR रिपोर्ट फॉर ESG डिस्क्लोजर्स। ठीक है, ये सब सोर्स हैं इंफॉर्मेशन के, तो इसको भी याद रखिएगा, कभी भी पूछ देता है। ठीक है, तो आज अपने जो चैप्टर 7 अपन ने आज कंप्लीट कर लिया।